कभी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करके दिल्ली की सियासत के सरताज बने और खुद को कट्टर ईमानदार बताया, लेकिन अब लगता है कि पिक्चर बदल गई है। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जो ट्रेलर बीजेपी ने दिखाया था, सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में रखकर उसका बड़ा टीजर भी यह कहकर जारी कर दिया कि पिक्चर तो अभी बाकी है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सीएजी की रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि बेईमानों की पोल खुल गई है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि नई शराब नीति लाकर उनकी सरकार ने रेवेन्यू ही बढ़ाया। आवाज़ अड्डा में आज करेंगे इसी पर चर्चा, और इस पर चर्चा के कई सारे बिंदु होंगे कि वाकई ये घोटाला इतना बड़ा है जिसके आधार पर आगे चलकर अरविंद केजरीवाल को कानूनी शिकंजे में फंसना पड़ सकता है, या फिर भाजपा इसे सिर्फ राजनीतिक हथियार बना करके समय समय पर अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान। लेकिन चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस सीएजी की रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है। तो उसकी मुख्य बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे बड़ी बात यहाँ कही गई है कि शराब नीति जो बनाई गई, इसकी वजह से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपये का राजस्व का घाटा हुआ है। कैसे घाटा हुआ अब देखिए, आगे आपको बताया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कही गई है कि जो लाइसेंस दिया गया शराब के ठेके खोलने के लिए होलसेलर्स के लिए, उस लाइसेंस के में नियमों की अनदेखी की गई। लाइसेंस के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया उसकी स्क्रीनिंग तक यहाँ पे नहीं की गई। अब तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा किया गया है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि होलसेलर के लिए जो मार्जिन तय किया जाना था, उस मार्जिन को बढ़ा दिया गया और कीमतें तय करने का कोई पारदर्शी तरीका नहीं रखा गया। चौथा जो बड़ा खुलासा किया गया सीएजी की रिपोर्ट में, वो ये है कि जब ये नीति बनाई जा रही थी तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। एक्सपर्ट कमेटी ने जो सुझाव दिए थे नीति बनाते वक्त, उन सुझावों की अनदेखी की गई। क्यों अनदेखी की गई? जब ये ऑडिटर ने पूछा रिपोर्ट तैयार करते वक्त, तो उनको इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। दूसरा कि पारदर्शिता की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, जांच पड़ताल कम पड़े, क्योंकि कौन से शराब आती है, उसके क्वालिटी कैसे थे, इन सब के स्टैंडर्ड जो जांचने के तरीके थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा ढिलाई बढ़ती गई। जो छठवां खुलासा किया गया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से नीति के तहत तो कहा गया कि मोनोपोली नहीं रहेगी, एक ही आदमी होलसेलर, एक ही आदमी रिटेलर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब इस पॉलिसी को लागू की गई तो इससे जुड़े हुए नियम को ताक पर रखा गया। पता चला कि एक ही आदमी होलसेलर है, एक ही आदमी कई सारे ठेके ले रखा है। ये इस नीति की सबसे बड़ी कमजोरी निकल कर आई, जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। सातवां कि कई सारी दुकानें ऐसे खुल गई जो नियमों को ताक पर रखकर खोली गई, या फिर कहें कि अवैध तरीके से दुकानें खोल दी गई। एक और जो महत्वपूर्ण बात कही गई है इस पूरे रिपोर्ट में, इसके मुताबिक कि शराब की जो कीमतें तय की जानी थी, उसका एक सेलिंग प्राइस तो तय कर दिया गया, लेकिन वो कीमतें किस आधार पर तय करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दूसरे राज्यों में उसे कीमत क्या है, इन सब की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। जो कीमत तय कर दिया मैन्युफैक्चरर ने, जो कीमत तय कर दिया होलसेलर ने, उसी पर भरोसा कर लिया गया आंख बंद करके। ये भी सीएजी रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण कहा गया। चौथी बात कि सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्टिंग के नियमों की अनदेखी की गई। दरअसल इसका एक नियम होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, बीआईएस से सर्टिफिकेशन लेना होता है, उन सबको बहुत हद तक पालन नहीं किया गया। ये भी अपने आप में बड़ा ही संजीदा मामला था। एक जो सबसे बड़ी बात कि अवैध व्यापार पर कड़ाई नहीं की गई, यानी जो रेवेन्यू आना था हर बोतल के बेचने के आधार पर, उसके नियमों को बहुत सख्ती से पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से बेचते थे ज़्यादा, ड्यूटी चुकाते थे कम के ऊपर। तो ये एक बड़ा आरोप यहाँ पे लगाया गया है, और इन्हीं सारे आरोपों के आधार पर कहा गया कि 2002 करोड़ रुपए का पूरा नुकसान हुआ। हालांकि 2002 करोड़ पूछते हैं कैसे हुआ, उसके 4 अलग अलग हेड बताए गए हैं। जैसे कि लाइसेंस सरेंडर करने के एवज में कई कंपनियों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से उनको दोबारा टेंडर जारी करना चाहिए था, नहीं किया गया, लाइसेंस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे क्षेत्र में लाइसेंस शराब के ठेके खोलने की इजाज़त दे दी गई जहां पे इसकी इजाज़त थी ही नहीं, और इसकी वजह से 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लाइसेंस फी माफ़ कर दिया गया कोविड के दौरान, जिसकी वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट के मामले में गड़बड़ी की गई, जिसकी वजह से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस पूरे गणित के आधार पर सीएजी कह रही है कि 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन इस गणित में जो तथ्य रखे गए हैं, वो तथ्य वाकई कितने कह सकते हैं सख्त हैं, जिसके आधार पर आगे चलकर कानूनी शिकंजा यहाँ पे कसा जा सकता है। इसी पर करेंगे आज आवाज़ अड्डा में खास चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, और इसमें बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता निवान शर्मा होंगे, दिल्ली सरकार
में पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके उमेश सहगल होंगे, वरिष्ठ पत्रकार और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष होंगे और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, आपको लगता है कि जो जिस तरीके का आरोप भाजपा लगा रही थी नेवान शर्मा, वो आरोप अब कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेट होता दिख रहा है, आधिकारिक तौर पर ये आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं? नेवान शर्मा। देखिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत नमस्कार। और दूसरी बात, अभी हम डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक चीज आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि ये डिबेट जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत तथ्यों के साथ डिबेट करते हैं और आपका शो जो है बहुत समझदार लोग देखते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पे बात हो, इधर उधर की कहानीबाजी ना हो, इधर उधर के कोई ये ऐसी बातें ना हो जिनका आपने सही कहा। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे इस डिबेट में तथ्यों के आधार पर बात हो, सिर्फ और सिर्फ सीएजी रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उस पर चर्चा हो। और मैंने भी, हमारी रिसर्च टीम ने भी, और मैंने खुद सीएजी रिपोर्ट कई घंटे तक पढ़ा है, तो मुझे भी तथ्य से मैं भी काफी ज्यादा वाकिफ हो चुका हूं। तो आप चिंता ना करें, तथ्य से हम लोग नहीं भटकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि क्या जो बीजेपी आरोप लगाती है वो ऑथेंटिकेट होते हैं, मैं आपको उसमें एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी आरोप लगाती है उसे तो छोड़ दीजिए। जो हम कह रहे हैं कि हमने जो शराब नीति हम लेकर आए थे वो दिल्ली का जो खजाना था उसमें वृद्धि करने के लिए थी, और जो बीजेपी का करप्शन था उसको खत्म करने के लिए थी, वो ऑथेंटिकेट करती है ये सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट का क्या कहना है, और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूं, और मैं बीजेपी जो प्रवक्ता उनसे भी क्वेश्चन पूछता हूं। इन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया दिल्ली सरकार को हमारी नीति की वजह से। मैं पूरे डिबेट में इंतजार करूंगा कि ये समझा दें कि कैसे 2000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया जो हमारी नीति आई। एक छोटा सा फिगर मैं आपके सामने रख के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 2020 के अंदर जो शराब नीति थी उसके तहत दिल्ली सरकार को 4108 करोड़ रुपए का जो है वो मुनाफा हुआ था 2020 में। 2021-22 में जब ये हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, उसके बाद 5487 करोड़ का था, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 6830 करोड़ रुपए का था। तो 2000 करोड़ रुपए का 4168 से लेकर 6830 तक 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ कि घाटा हुआ? मुझे पूरी डिबेट में बस आप ये समझा दीजिएगा कि किस तरह से 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस सीएजी रिपोर्ट को पूरा बाइफरकेट करके देखना चाहिए आपको। इसके अंदर जो 7 पहले पेज हैं वो पेज बताते हैं जो पुरानी पॉलिसी थी और उसके अंदर जो खामियां थी। हम खुद बोलते थे कि पुरानी पॉलिसी के अंदर खामियां हैं, इसी वजह से नई पॉलिसी बनाई गई थी। और 8वां पेज जो है वो ये बताता है कि नई पॉलिसी के आने की वजह से क्या क्या सुधार हो सकते थे, जिस वजह से जो है 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मतलब हमारी जो पॉलिसी बनाई हुई थी अगर वो इंप्लीमेंटेड रहती तो मुनाफा भी होता और जो इरेगुलरिटीज थी वो भी खत्म होती। तो ये सीएजी रिपोर्ट ये बताती है कि किसकी वजह से दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ, भ्रष्टाचार भी हुआ और इरेगुलरिटीज भी हुई। वो हुई एलजी साहब की वजह से, वो हुई सीबीआई की वजह से, वो हुई ईडी की वजह से, जिन लोगों ने भय बनाकर और झूठे फर्जी केस लगाकर नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। इसके अंदर तथ्यों के साथ आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं तथ्य बाय तथ्य, पॉइंट बाय पॉइंट आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं जो भी सीएजी रिपोर्ट में है। आज जो सीएजी रिपोर्ट आई है उससे यह साबित हो गया है, जो ये 2 साल से झूठी कहानियां देश को सुना रहे थे वो पूरी तरह इनका प्रपंच था और इनका राजनीतिक और इनका मकसद था केवल और केवल हमें बदनाम करना। इनके पास ना शराब घोटाले में आज तक कुछ मिला है, ना हजारों। आपने जो कहा बड़ी अच्छी बात कही कि आप तथ्य के आधार पर बात करेंगे। मैं तथ्य के आधार पर ही कहना चाहूंगा थोड़ा सा। हालांकि राजीव जेटली जी हैं जो खुद काफी तथ्यों के आधार पर बात करने वाले प्रवक्ता हैं और बहुत ही तार्किक बातें करते हैं, उनके पास मैं आऊंगा। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि सीएजी की रिपोर्ट में कहीं ये नहीं कहा गया है कि ये जो नुकसान हुआ है ये एलजी की वजह से हुआ है या फिर सीबीआई की वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ नुकसान, उसका पूरा आकलन दिया है, हमने भी पढ़ा है और राजीव जेटली जी इसका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के बड़े नेताओं के जो बयान आए हैं वो सुनवा दूं, फिर मैं राजीव जेटली जी के पास जाऊं। अगर दिल्ली में कोई शराब का दलाल है तो वो केजरीवाल है, और ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे 2002.68 करोड़ का रेवेन्यू लॉस दिल्ली की सरकार को किया गया।
ये तो रेवेन्यू लॉस है दिल्ली की सरकार का। अभी वो भ्रष्टाचार का पैसा अलग है जो उन्होंने लूटा है, कि दिल्ली को लूटने का, बर्बाद करने का काम, शराब घोटाले में दलाली खाने का काम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने किया है और जिनको जवाब देना पड़ेगा। बड़ी डिटेल में, मतलब एक एक पॉइंट पे सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने ये कहा, ये जैसे एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई, क्या नीति बदलनी चाहिए, एक्सपर्ट्स ने राय दे दी अपनी, वो राय को उठा के कूड़े में गया मनीष सिसोदिया द्वारा। और उसकी आड़ में अपनी चोरी, अपनी काले कर्मों को छुपाने के लिए दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह का यह हंगामा कर रहे हैं, वो सीधा सीधा दिखाता है कि ये उस सच्चाई से भागना चाहते हैं जिसका सामना अब इनको करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। राजीव जेटली जी, आपने सुन लिया, आतिशी कह रही थी कि हमने तो पॉलिसी इसलिए लाई थी कि पुरानी पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ झाला था, उसको ठीक करके नई पॉलिसी लाएगी। और अभी नेवान शर्मा कह रहे थे कि इस नई पॉलिसी से फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। अगर आप लोग दबाव नहीं डालते, पॉलिसी जारी रहती तो हमें फ़ायदा ही होता। लक्ष्मण जी, मैं थोड़ा सा अलग हटके करूंगा आज। मैं बिल्कुल, आपने कहा, इन्होंने कहा सबसे पहले कि तथ्यों के ऊपर डिस्कशन करना, तो आपका पैकेट शायद देखा नहीं होगा जिसके ऊपर तथ्य ही तथ्य थे, तथ्य के अलावा कुछ था ही नहीं। एक एक बात आपने कितने विस्तार से रखी, कहां कहां पर कितना कितना ग्रांट दिया, कितनी छूट दी, कहां कौन से लाइसेंस सरेंडर हुए, कितना नुकसान कहां हुआ, एक कैग की रिपोर्ट के अंदर है। और कैग की रिपोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया किस किस तरीके के कंप्रोमाइज किए गए। और तो और एक बड़ी बात जोन सी है, जो आपस का जो बेनिफिशियरी है, मतलब जो ठेकेदार थे, वो पॉलिसी बनाने का रास्ता बता रहे थे आम आदमी पार्टी को कि पॉलिसी कैसे बनानी है। जैसा जैसा वो रास्ता बता रहे थे वैसी वैसी पॉलिसी ड्राफ्ट होती चली जा रही थी। 10 साल तक कैग की रिपोर्ट को छुपा करके रखा गया। अगर इतनी अच्छी रिपोर्ट थी, इतनी अच्छी बेहतर इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, तो वो टेबल क्यों नहीं करी इन्होंने विधानसभा के अंदर? विधानसभा में एक बार भी रिपोर्ट टेबल नहीं की गई। तो इसीलिए मैं तथ्यों से अलग हटते हुए एक बात बोलना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी को अगर अच्छी तरह से डिफाइन करना है तो मुझे लगता है शोले का जो वो डायलॉग है ना, मौसी वाला, मौसी जी लड़का करता क्या है, वो बिल्कुल अच्छी तरह इनके ऊपर फिट बैठता है कि लड़के के ऊपर अगर बच्चों का बोझ आएगा तो काम करना भी शुरू कर देगा। वो आपने देखा होगा डायलॉग। तो इसका मतलब वो काम नहीं करता? अरे नहीं नहीं, काम भी करता है लड़का, क्योंकि वो खेलने जाता है तो जीत करके भी आता है। सुनिए, जीत कर भी आता है। और रोज रोज तो जीता नहीं जाता, रोज रोज तो जीता नहीं जाता, रोज रोज तो जीता नहीं जाता। और कभी कभी जीता केवल इसलिए, देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया और आपने भी तथ्य कर दिया था, और तथ्य शायद आपने देखे ही नहीं। मैं आ रहा हूँ कैग की रिपोर्ट पर, मैं आ रहा हूँ कैग की रिपोर्ट पर आ रहा हूँ। अरे भाई नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं। आपको डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूं, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि लड़का जो है वो जुआ तभी खेलता है जब वो शराब पी लेता है। लड़का जुआ तभी खेलता है जब वो शराब पी लेता है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपके गहराई में जाकर कोई आदमी, कोई अगर गहराई में अगर कोई जाकर के चेक करेगा ना आपको गहराई में जा, अरे मैं सीएजी रिपोर्ट तो वो है जिसको आपने छुपा करके रखा 10 साल तक। इससे बड़ा, हाँ, इससे ज्यादा तथ्य तो, इससे बड़ा तथ्य तो कोई हो ही नहीं सकता कि 10 साल तक आप घबराते रहे कि अगर हमने ये रिपोर्ट सामने रख दी
तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? हम मुंह कैसे जी, जब दिखाएंगे? गुजरात के हम स्कूल मुख्यमंत्री के थे तो उन कितनी बच्चों को क्या CAG बच्चों के, अरे सुन तो लीजिए यार, ये देखो बीच में मोदी जी ने ये गुजरात में तरीका कितनी नहीं है। CAG आप पहले बोल लीजिए और थोड़ा सा 10 मिनट और 5 मिनट एक भी और नहीं। 5 मिनट ले लो, उसके बाद में बात टेबल करेंगे। नहीं 5 मिनट ले मोदी जी ने CAG की रिपोर्ट। ना, और 5 मिनट ले लीजिए, मैं फिर उसके बाद बोल बात लेंगे, कर फिर लूंगा। आपके पास आऊंगा। या तो मुझे बोलने दीजिए। जवान जी आपके पास आऊंगा, मगर बोलने दीजिए इनको। अगर आपने इतना बात ये पूरी करें। सुनूंगा, 1 घंटा सुनूंगा, आज ये CAG पे बात करें। अरे शर्मा जी आज शर्मा जी ये डिबेट ही ना होती, ये डिबेट ही ना होती आज, अगर आपने कैग की रिपोर्ट रख दी होती। आपको जो टीवी पे बैठने को मौका मिला है ना, वो इसीलिए मिला है क्योंकि आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, इसीलिए आज आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। आपको दुनिया देख रही है, लेकिन अगर आपने ये ना किया होता तो आज टीवी पे ना बैठे होते। अब मैं सर 2000 करोड़ का लॉट कैसे हुआ सर? बोलते हैं ये आम आदमी पार्टी। अब आप सुनिए यार, आपको जनता ने नकार दिया है, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। और मैं कहता हूं टीवी पे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगिए, दिल्ली के बच्चों से माफी मांगिए, दिल्ली के मंदिरों से माफी मांगिए, जिस मंदिर प्रेमाइसिस के अंदर आपने ठेके खोले थे उन बच्चों से माफी मांगिए, जिनके स्कूल के बाहर आपने ठेके खोल दिए थे, उन लोगों से माफी मांगिए, उन लोगों से माफी मांगिए जो 20-30 ml पीते होंगे, जिनको 2-2 बोतल आपने हाथ में थमा दी थी 1+1 की थ्योरी के तहत। और तथ्य में मैं इसलिए क्यों नहीं जा रहा अभी, क्योंकि आपने जिस तरीके से 941 सुन तो लिया, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आप बोलोगे तो मैं ऐसे बीच में बोलता चला जाऊं, बताइए। मैं कह रहा हूं तथ्यों पे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से दिखाया 941 करोड़ कहां पर कम हुए, 141 करोड़ का कैसे लॉस हुआ, दिल्ली के अंदर कैसे आपने कोविड के टाइम पे लोगों को जो फी माफ कर दी। आपकी कौन सी रिश्तेदारी थी उन ठेकेदारों से? आपको उनकी चिंता क्यों थी जब आप कह रहे गवर्नमेंट पॉलिसी से हम बाहर निकल गए, हम प्राइवेट हो गए, हमने प्राइवेट वेंडर को इनवाइट कर लिया? अरे भाई, जब आपने प्राइवेट वेंडर को इनवाइट कर लिया तो आप ये सोचिए कि आपने उन प्राइवेट वेंडरों को कंपेंसेशन क्यों दिया? भाई, दिल्ली सरकार को जो पैसा मिल रहा है वो आप उन वेंडर्स को क्यों दे रहे हैं? लोग शराब कम पिए ज्यादा पिए उसकी भी आपने मॉनिटरिंग कर रखी थी कि बोला अगर कम पिएंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे, ज्यादा पिएंगे तो ये सारे सवाल लेके मैं निवान शर्मा जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट बाकी मेहमानों को जोड़ लूं इस डिबेट में, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। उमेश सहगल साहब हैं जो कि पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, दिल्ली सरकार में रह चुके हैं। सहगल साहब, इस रिपोर्ट की मोटी मोटी बातें तो आपने देख ली होगी, ये क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर बात आगे कहां तक पहुंचेगी? लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा प्रक्रिया पहले समझाए कि रिपोर्ट पेश होने के बाद आगे क्या होता है, क्या सब विकल्प होते हैं इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने के? देखिए, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि रिपोर्ट क्यों बनती है और कैसे बनती है। ये सीएजी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी क्रिएट किया गया, वह बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उसकी सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह सीएजी करते हैं। सीएजी सुप्रीम कोर्ट की तरह अलग अथॉरिटी है, सरकार के बाहर है। तो उनका एक बेसिक काम ये है कि एक तो जीएफआर जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के वो फॉलो हों। दूसरा ये है कि जिसने जितना बजट जिस तरीके से पास किया गया उस तरीके से बजट स्पेंड भी हो, और उसको करने के लिए उनके पास पूरी शक्तियां हैं। उनका जनरली एक इंस्पेक्शन होता है, उनके अपने आते हैं अकाउंटेंट, सारी हर फाइल उनको दिखानी पड़ती है, हर फाइल उनको दिखाते हैं, वो इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर उनको कोई खामी मिलती है तो उस पर एक नोट बनाते हैं, नोट बना के विभाग को भेज देते हैं, विभाग से जवाब मांगते हैं, विभाग का जवाब आता है उनके पास। उसके ऊपर अगर वो जवाब से सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर विभाग उनको सेटिस्फाई कर देता है तो वो उसको ड्रॉप कर देते हैं, नहीं तो उस पर एक पैरा बना देते हैं। पैरा बना के इनको ऑडिट पैरा बोलते हैं, पैरा बना के भी डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं कि ये हमारा पैरा है, वी प्रपोज टू इंक्लूड इट, इसको हम इंक्लूड करेंगे जो हम रिपोर्ट असेंबली में देंगे। तो उस पैरे के ऊपर भी कमेंट्स लेते हैं। उसके बाद हाईएस्ट अथॉरिटीज जो होती हैं वो उसको देखती हैं और पैरे को मंजूर करती हैं या ड्रॉप कर देती हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके बाद ये पैरा बनता है, फाइलों से शुरू होता है और उसके बाद डिस्कशंस होती हैं और उसके बाद पूरा मौका दिया जाता है विभाग को कि आप इसको जस्टिफाई करिए। तो जो पैरा में एक चीज आ जाती है तो उसकी एक सैंक्टिटी होती है। अब वो असेंबली में इसलिए जाती है क्योंकि असेंबली ने ही बजट पास किया होता है और असेंबली की ड्यूटी है जानना कि राइट है जानना कि उसको बजट को किस तरीके से स्पेंड किया गया। पहली तो चीज ये होगी। दूसरा ये है कि जो फाइनेंशियल रूल्स हैं, एक जीएफआर बना हुआ है जिससे सब बाउंड होते हैं। पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी कोड है, बाकी हर विभाग जनरल फाइनेंशियल रूल से बंधित रहता है, वो फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसमें एक बेसिक फाइनेंशियल रूल मान लीजिए ये है कि आप कॉम्पिटिटिव बिड्स मंगवाइए। अगर आपको कोई टेंडर देना है या वर्क अवार्ड करना है
मैं इस समय शराब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो आप उसके टेंडर, ओपन टेंडर मंगवाइए। अगर आपने ओपन टेंडर नहीं मंगवा सकते तो बताइए क्यों नहीं मंगवाए। तो ये वगैरह वगैरह ये चीजें होती हैं, उसमें लिखी होती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ये भी अंदाजा लगा देते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। नुकसान फायदे का ये नहीं होता कि हमारी एक्स्ट्रा इनकम आ गई कि नहीं आई, क्योंकि अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे, मान लीजिए हम इनकम टैक्स हमने 20% बढ़ा दिया और आपकी इनकम 10 साल बढ़ गई, 10% बढ़ गई, तो 10% का लॉस हुआ ना। तो इसी तरह अगर शराब पे, जिस तरह जिन स्टेट्स में प्रोहिबिशन है वहां तो जीरो आ रहा है शराब का, तो आपका क्या कहेंगे, पिछले साल 2000 करोड़ आया था, इस दफा 2000 करोड़ का लॉस हो गया। उसको लॉस और गेन नहीं माना जाता। लॉस और गेन उसको सीएजी मानते हैं जो कि नई पॉलिसी के मुताबिक या नई स्कीम के मुताबिक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो अब नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब उनके वो नहीं देते। वो हुआ नहीं हुआ वो बता देते हैं कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हुआ कि आपने, जिस आपने अभी बताया कि यहाँ दुकानें खोल दी जो कि अलाउड नहीं था, उन दुकानों में जाके 900 करोड़ का लॉस हो गया। देखिए एक सेकंड चीज भी है कि वहां पे जो सेल होनी थी 900 करोड़ की, जो सरकार को आनी थी, वो 900 करोड़ की सेल यहाँ चली गई ना, जिन एरिया में दुकानें चल रही थी। तो वो जो वहां जो दुकानें चला रहे थे नहीं प्रॉफिट हो गया। रोकूंगा चूंकि पूर्व अधिकारी हैं, मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि ये इसलिए नहीं 900 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं कि दुकानें यहाँ नहीं वहाँ चली गई, वहाँ तो हो जाता है, इसलिए 900 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं। चूंकि नॉन कन्फर्म एरिया होता है, जोन होता है, जो आप जानते ही होंगे, जो दिल्ली मास्टर प्लान के हिसाब से कई सारे इलाके हैं जहां पे शराब की दुकानें खोलने की छूट नहीं दी गई थी। अब इन्होंने कहा ये कि लाइसेंस जब जारी कर रहे थे, टेंडर डॉक्यूमेंट, तो कहा कि आप ऐसे इलाकों में भी शराब की दुकान खोल सकते हैं बशर्ते कि आपको संबंधित अथॉरिटी अलाउ कर दे। अब लाइसेंस दे दिया बगैर संबंधित अथॉरिटी के मंजूरी के। यही सीएजी रिपोर्ट यहाँ पर हाईलाइट किया, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। डीडीए ने अथॉरिटी मंजूरी नहीं दी, एमसीडी ने मंजूरी नहीं दी, आपने लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस फिर भी आपने उससे ले लिया। जब मामला जब दुकान खोलने गए तो डीडीए बोला भाई यहाँ कहाँ दुकान खोलने चले आए हो, ये तो एरिया है नहीं जी दुकान खोल सकते हो। तो बगैर इन सब चीज़ों को देखे लाइसेंस दे दिया और वो लाइसेंस फी जो है आपको वापस करना पड़ गया। ये नुकसान का आकलन सीएजी यहाँ पे बता रही है। इस पर मैं आगे एक सवाल लेकर और आपके पास आऊँगा सहगल साहब, लेकिन आशुतोष जी को जोड़ता हूँ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्य हिंदी फाउंडेशन सत्य हिंदी के फाउंडर भी हैं। आशुतोष जी, जिस तरीके से भाजपा हमलावर थी चुनाव के दौरान सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के, सीएजी की रिपोर्ट अब सार्वजनिक होने के बाद आपको लगता है कि उतने तथ्य हैं कि उस हमलावर को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए और अरविंद केजरीवाल को यहां से और ज्यादा सख्ती से घेरा जा सके? देखिए लक्ष्मण जी, मैंने इस रिपोर्ट को जितना मैं देख पाया हूं उससे एक बात स्पष्ट है कि ये रिपोर्ट चूचू का मुरब्बा, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। क्योंकि ये सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है, ये उसका अधिकार होता है कौन सी पॉलिसी बनाए, कौन सी पॉलिसी को रिजेक्ट कर दे। कोई ये सरकार पे ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने ये पॉलिसी क्यों बनाई। पॉलिसी को लागू तक करने का अधिकार होगा ना, जो पॉलिसी को बनाया उस पॉलिसी को तो उसी हिसाब से लागू तो करेंगे। एक मिनट। लेकिन आप किसी सरकार को, किसी अधिकारी को, किसी चीफ सेक्रेटरी को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को आप इस आधार पे नहीं फांसी पे चढ़ा सकते कि आपने ये पॉलिसी क्यों बनाई। उनका ये अधिकार है कि कौन सी पॉलिसी बनाए, कौन सी पॉलिसी ना बनाए। वो पॉलिसी गलत हो सकती है, वो पॉलिसी सही हो सकती है, उस पॉलिसी से लाभ भी हो सकता है, उस पॉलिसी से नुकसान भी हो सकता है, उस पॉलिसी से कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक बात तो यह कि ये अरविंद केजरीवाल है, किसी भी सरकार, रेखा गुप्ता जी भी कल पॉलिसी में चेंज करेंगे, ये उनका अधिकार है और उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। दो चीजों के आधार पर मैं इस रिपोर्ट को खारिज करता हूं फॉर द सिंपल रीजन, क्या सीएजी ने इसमें यह कहा कि इसमें किसी तरीके के कानून का उल्लंघन करके पॉलिसी बनाई गई है? पहली बात। दूसरी बात, क्या इसमें किसी तरीके से किसी को फायदा पहुंचाने के लिए क्विड प्रो को हुआ है क्या? इन दोनों मसलों पर यह रिपोर्ट पूरी तरीके से साइलेंट है। और जो लॉस की बात की जा रही है, ये प्रिजम्पटिव लॉस किया जा रहा है। राजीव जी आ रहा हूं आपका। ये प्रिजम्पटिव लॉस की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है दरअसल नोशनल लॉस है कि आपने लाइसेंस दे दिया नॉन कन्फॉर्मिंग इलाके के लिए और उसकी वजह से 941, यानी अगर वहां पे वो खुले होते तो, या जैसे आपने कहा कि टेंडर नॉट इशूड फॉर 19 जोन में आपने टेंडर इशू नहीं किए, इस वजह से 890.115 का नुकसान हो गया।
या आपने कहा कि फी वेवर कर दिया इसलिए आपने 44 का हो गया मार्जिन। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो 5% का मार्जिन देता या 12% का मार्जिन देता। अगर सरकार ने 5% से मार्जिन को बढ़ा के 12% कर दिया है या था जो भी है, तो क्या इसके पीछे कोई क्विड प्रो को था? क्या इसके पीछे किसी तरीके का भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था? क्या आबकारी मंत्री ने पैसे लेकर ऐसा किया था क्या? अगर इस बारे में जितना मैंने इस रिपोर्ट को देखा है, साइलेंट है। अगर ये साइलेंट है तो फिर इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब ईडी सीबीआई अगर जांच कर रही है, ईडी सीबीआई को अगर कहीं मनी ट्रेल मिलता है, ईडी सीबीआई अगर ये स्टैब्लिश करने में कामयाब होती कि क्विड प्रो को हुआ है, कुछ लोगों से पैसे लेकर इस पॉलिसी को बदला गया या उसमें चेंजेस किए गए, तो बात अलग है। इस रिपोर्ट के आधार पे आप सरकार पे नहीं कर सकते। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस देश के अंदर कैग को कम से कम अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो विनोद राय ने शुरू किया था कैग होते हुए कि एक नोशनल लॉस 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया, वो बाद में कुछ भी साबित नहीं हुआ। 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। तो सीएजी को अब ये प्रिजम्पटिव नोशनल लॉस के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था में और देश की पॉलिटिक्स में आपके पास दोबारा से आऊंगा, क्योंकि राजीव जेटली जी कुछ बोलना चाहता है। राजीव जी आपके पास आऊं, लेकिन मैं चाहता हूं हर्षवर्धन जी को भी डिबेट में जोड़ लूं। मैं हर्षवर्धन जी को जोड़ लेता हूं, फिर आप बोलिएगा। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और ये चूचू का मुरब्बा है, और जिसके नोशनल लॉस की बात की गई, कोई ठोस आधार नहीं दिए गए हैं कि कानून का उल्लंघन किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट्स अब तक जितनी आई है, आशुतोष जी ने तो मुझसे ज़्यादा सीएजी रिपोर्ट्स देखी हैं। और सीएजी रिपोर्ट में होता क्या है, सीएजी रिपोर्ट कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो होती नहीं है कि वो कहेगी कि ये धारा, ये कानून का उल्लंघन, ये हो गया, यहाँ से पैसा यहाँ चला गया। ये सब काम एजेंसियों का है और ये हर कोई जानता है। कोई भी जो सीएजी रिपोर्ट्स पढ़ता है और इस तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सीएजी एकमात्र काम करता है। उसका काम ये है कि क्या सरकारी खजाने को सरकार की नीतियों से चोट पहुंची है, पहला ये। दूसरा, पहुंची है तो कैसे पहुंची है। अब अगर इस रिपोर्ट को देखें तो 2000 करोड़ से अधिक के वो नुकसान की बात कर रहे हैं और 4 हेड्स दिए हुए हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि ये कारण थे जिसकी वजह से कहीं 941 करोड़ है, कहीं 840 करोड़ है, कहीं 147 करोड़ है, कहीं 27 करोड़ है। ऐसे वो बता रहे हैं कि ये नुकसान हुआ। अब अगर ये रिपोर्ट जो आशुतोष जी के शब्दों में कहें कि चूचू का मुरब्बा होती, तो अरविंद जी क्या इतने नासमझ थे? आशुतोष जी तो जानते हैं कि अरविंद जी कितने समझदार और शातिर, चतुर, सुजान राजनेता हैं कि वो इस रिपोर्ट को ना लाते। वो तो पहले ही इस रिपोर्ट को लाते। और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता आज ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हम पुरानी वाली जो पॉलिसी थी वो गड़बड़ थी। अगर ये होता तो क्या आपको जो अरविंद केजरीवाल कश्मीर फाइल्स तक पर विधानसभा का सत्र बुलाकर उस पर अट्टहास करते रहे और भाजपा वालों को कहते रहे जाओ पोस्टर चिपकाओ, अपने पिता को बताना, अपने बेटे को बताना कि क्या करते हो, फिल्म का पोस्टर चिपकाते हो। इस तरह का हंसी मजाक बनाने वाले देश की राजनीतिक प्रक्रिया का, देश के संवेदनशील मुद्दों का, कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्बर अत्याचार हुआ उसका, वो व्यक्ति इस रिपोर्ट को लेकर नहीं आता। बिल्कुल लेकर आता, लेकिन उनको पता है कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो उन पर भारी पड़ेगी। ये तो हुई एक बात। लेकिन मुझे लगता है लक्ष्मण जी कि असली बात की अब चर्चा करनी चाहिए। रिपोर्ट छिपा ली गई एक बात है, अरविंद केजरीवाल मुंह क्यों छिपा रहे हैं, यह सवाल आप लोगों के मन में नहीं आ रहा है? आपको लगता नहीं कि अगर शराब घोटाले के मामले में सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, अगर अरविंद केजरीवाल जरा सा भी उनके अंदर अब आत्मविश्वास बचा होता तो अभी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते अरविंद केजरीवाल जी की। नतीजा आने के बाद से गायब हैं एकदम। सोचिए, उनको यह नहीं सूझ रहा है कि बिना हम सांसद विधायक हुए कुछ कर सकते हैं क्या। बार बार उन पर ये आरोप लगते रहे और देश जब सर्विसेज नेवान जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। नेवान जी मुस्कुरा रहे हैं, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, सिर्फ मैं एक लाइन। जब सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी तो देश के गृह मंत्री ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हर जगह की विधानसभा का एक सत्र, आ रहा हूं आपके पास, सत्र शुरू होता है, सत्र खत्म होता है, लेकिन दिल्ली विधानसभा का सत्र खत्म शुरू नहीं होता है, वो चलती रहती है। और
ये आरोप लगा कि अरविंद जी इसीलिए सब कुछ विधानसभा के भीतर बोलते हैं क्योंकि बाहर वो बोल नहीं सकते, भीतर झूठ बोलते रहते हैं, विशेषाधिकार मिला हुआ है इसलिए वो फंसते नहीं हैं। आज वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये डर समझिए आप। बिल्कुल, हर्ष जी का जो सवाल है उस पर जवाब लूंगा निवान आपसे मैं, लेकिन राजीव जेटली जी बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं। राजीव जी। हाँ, मैं केवल आशुतोष जी की बात पे इतना बोलना चाहता हूं कि उससे पहले मैंने जो सहगल साहब है उनकी बात सुना था और बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली जीएफआर के हिसाब से। अब बताइए, कोई टेंडर, वही मैं बात सबसे पहले रख रहा था कि कोई टेंडर या ऑक्शन किसी वेंडर के साथ मिलकर के बनाया जा सकता है। अगर ऐसा बनाया जाता होता तो जीएफआर के हिसाब से जिन लोगों को प्रोत्साहित करना है कि सरकार के अंदर आकर के वो काम करें, या छोटे जो व्यापारी हैं जिनको और मौका मिलना चाहिए, वो लोग सारे तो अपना मौका गवा देंगे। क्योंकि अगर टेंडर सरकार के साथ मिली भगत करके मैं बनवा लेता हूं या ऑक्शन में पार्टिसिपेशन अपने पैरामीटर्स के हिसाब से डिसाइड करवा लेता हूं, तो उसके बाद उसका फायदा किसको मिलने वाला है इसका अंदाजा आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। और यहां केवल कैग की बात नहीं है, यहां पे मल्टीपल एजेंसीज इस काम को कर रही हैं। जब बेल रिजेक्ट हुआ हाईकोर्ट से केजरीवाल साहब का, तो उसका ग्राउंड भी यही था। घोटाला जो बार बार पूछा जा रहा है कि घोटाला कैसे है, घोटाला बताना कैग का काम नहीं है। कैग केवल अपने आंकड़े दे सकती है, घोटाला बजाना उन एजेंसीज का काम है जिन एजेंसीज ने इस बात को पकड़ा कि कैसे वेंडर और सरकार ने मिलकर के पॉलिसी बनाई, कैसे उन लोगों ने मिडलमैन को बीच में से हटाया, जो मार्जिन थे मैन्युफैक्चरर के उसको बढ़ाया गया। ये घोटाला इस बात को लेकर देना चाहते हैं क्योंकि आपने जो पूरी चेन थी, सप्लाई चेन को डैमेज, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, उस सप्लाई चेन को, पूरी सप्लाई चेन को डैमेज कर दिया, सारे का सारा बाईपास करके। जो पैसा आप कह रहे हैं, बार बार एक ही बात आ रही है कि पैसा किसको गया, किसने लिया, कैसे लिया। अरे भाई, पैसा तो रिकवर होगा, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं तो पहली बेल के अंदर ही, पहली बार में केजरीवाल साहब बेल पे बाहर आते, तथ्य एजेंसी ने रखे, बेल रिजेक्ट हुई, ये एक अलग एंगल है। कैग की रिपोर्ट एक अलग एंगल है, और कैग के अंदर किस तरीके से लॉसेस हुए उस बात को डिफाइन किया जा रहा है। तो मैं तो एक ही बात पूछूंगा आम आदमी पार्टी से भी कि भाई आपने वेंडर के साथ मिलकर के पॉलिसी क्यों बनाई, सीधी सी बात। ठीक है, देखिए लक्ष्मण जी, पहले कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल लीजिए, फिर निवान जी के पास आऊंगा मैं। लक्ष्मण जी देखिए, ये तो एजम्पशन है ना कि उन्होंने उनके साथ मिलकर पॉलिसी बनाई। कोई सबूत है क्या इसका? अगर सबूत है तो इसके सबूत मिले हैं आशुतोष जी, इसके सबूत हैं, इनके मेल एक्सचेंज हुए हैं, वो सबूत एजेंसीज के पास है। एक मिनट मैं अपनी बात रख लूं राजीव जी। देखिए, हाँ प्लीज, मैं जो बात कह रहा हूं, अगर सबूत है तो अदालत में पेश होंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अरविंद केजरीवाल को अभी बेल मिली हुई है। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जो आरोप लग रहे हैं, अगर उनके सबूत हैं तो कम से कम सीएजी की रिपोर्ट में तो मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तो सीएजी की रिपोर्ट में जो बातें हैं उस पर हम डिबेट कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। जहां तक यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल सकते, मैं अरविंद केजरीवाल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी कानून की समझ है उसके हिसाब से जब बेल मिलता है, जब जमानत मिलती है, उस वक्त कोर्ट का यह आदेश होता है कि आप उस मसले पर नहीं बोल सकते हैं। उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल के बोलने ना बोलने का कोई मतलब नहीं। मैं फिर इस बात को दोहरा देना चाहता हूं, अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास या सीबीआई के पास सबूत हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कहीं साबित नहीं होता कि इसमें कोई भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ है, और ना ही सीएजी की रिपोर्ट इस ओर किसी तरीके की इशारा कर रही। वो जिस लॉस की बात कर रही है वो प्रिजम्पटिव लॉस है, नोशनल लॉस है, और इस नोशनल लॉस की थियरी ने सीएजी की जो गरिमा है, उसकी जो डिग्निटी है, उसको बट्टा लगाया है। विनोद राय जैसे लोगों ने इसी थियरी को इजाद करके इस देश की राजनीति को अस्थिर करने का काम किया था। निवान शर्मा जी, दो सवाल उठे थे आपके लिए जो आप जवाब देना भी चाह रहे थे, जो हर्षवर्धन जी ने उठाया कि पहली बात, अगर आप लोग पुरानी पॉलिसी से बेहतर पॉलिसी ला रहे थे, सीएजी रिपोर्ट में आपके खिलाफ कुछ नहीं है, तो आखिर रिपोर्ट को क्यों नहीं पेश किया अरविंद केजरीवाल ने, उस वक्त की सरकार ने रिपोर्ट को क्यों दबाए रखा? और दूसरा कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं सार्वजनिक होकर बोल रहे हैं इस मुद्दे पर? सर देखिए, सवाल तो हम जवाब देंगे, और सवाल पूछे भी हमसे जाते हैं और जवाब भी सिर्फ हम ही देते हैं देश में सवालों का, और कोई सवालों का जवाब नहीं देता। ये बीजेपी वालों से पूछ के दिखाओ आप सवाल, इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछ लो कि आज झूठ बोल रहे हैं, जवाब देते तो आप कहते हैं जवाबों की भी तो कोई वैल्यू नहीं है।
आज तक नहीं, शराब इनकी तो खासियत है घोटाले झूठ बोलने में की। 25 आज तक पैसे का एक बात सबूत बता दीजिए मिला हो तो केजरीवाल बताओ। साहब की, छोटा सा जो सवाल सच है निकली मेरा। हो। देखिए, आज मैं तो तक अपने शराब बच्चों घोटाले में मैं तो अरे राजनीति राजीव छोड़ जी, सकता हूँ, अरे सुन मैं तो लीजिए, राजनीति अरे छोड़ सुन सकता हूँ, लीजिए। अपने बच्चों की कसम अरे नहीं खा सुनिए सकता। तो सर, अब बताइए, इससे आपकी बड़ा बात झूठ तो तो सुन कोई ली नहीं हो जनता सकता। ने, कुछ कोई नहीं है आपके बच्चा, पास। कोई भी आदमी थोड़ा आपके भी पास इमोशनल कुछ होगा नहीं तो है आपकी बात बोलने पे के लिए। विश्वास कर लेगा, आपकी आप बात पे मुझे विश्वास नहीं कर लेगा। बोलने दे रहे क्यों? क्योंकि आप सच सामने नहीं आने देना चाहते। आप लगातार बोलते जाइए, सच नहीं अरे सुन सच पाएंगे का क्या आप। मतलब है? जब आपका सच को आधारी दबाने झूठ का पर यही टिका तरीका हुआ है तो डिबेट्स में सच आप कहां से लोगों का है। बोलेंगे आप? बाहर आपकी पॉलिटिकल पार्टी का भी यही तरीका, झूठ इतनी बार बोलो, इतनी देखिए, तेज आपका तेज एक बोलो भी ताकि प्रवक्ता झूठ इस सच बात में। को नहीं बोल रहा है, एक भी ऐसा करिए, प्रवक्ता। ऐसा करिए। मैं ये अपने कह रहा बच्चों की हूं, कसम खाता हूं। एक छोटा सा सवाल राजीव है। जी, मैं स्पेसिफिक सवाल लेके निवान के पास जा रहा हूँ। निवान जी, स्पेसिफिक सवाल जो हर्ष ने उठाया था, निवान जी एक मिनट, बाकी लोग शांत रहिए, कि जब ये रिपोर्ट में कुछ घोटाले का आरोप नहीं था, जब ये रिपोर्ट जब ये पॉलिसी पुरानी पॉलिसी से ज्यादा बेहतर थी, तो इस रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल की सरकार या आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने क्यों नहीं पेश किया? दूसरा, इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे हैं? स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए, फिर बाकी सहगल साहब के पास जाऊंगा मैं। अब स्पेसिफिक जवाब देता हूं मैं आपको। पूरी सीएजी रिपोर्ट डिस्कस करने के बाद दो चीजें निकली है। नंबर एक, कि पहले क्यों नहीं रखी, मतलब सीएजी रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला इनको, नहीं तो ये सीएजी रिपोर्ट करते। इन्होंने क्या पहले क्यों नहीं रखी, मतलब ये क्लैरिटी है कि सीएजी रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला, तो पहले क्यों नहीं रखी? मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि हमने तो 2 साल पहले दे दी थी। 2 साल इन्होंने हमारे साथ क्या किया दिल्ली में, आपने देखा नहीं क्या? हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया इन्होंने। डेली कोई ना कोई नया षड्यंत्र लेके आते थे। और दूसरी बात, अगर सीएजी रिपोर्ट रखने की इतनी जल्दी है, तो आप जब माननीय मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो कितनी सीएजी रिपोर्ट टेबल करी इन लोगों ने, बता दीजिए आप। एक भी नहीं। आज सीएजी रिपोर्ट पे आपको सवाल पूछना, तो आप बताइए 11 लाख करोड़ रुपए की इर्रेगुलरिटी सीएजी में, रिटर्न में, चोरी में गबन लिखा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट जहां से आते हैं हरियाणा से, इसी वजह से नहीं अब रखी, discussion तो होगी उस उस पे पे। एक अलग से डिबेट कर लेंगे कि अब उस गुजरात पे में क्या जवाब हुआ मांगा था, जाएगा क्या जो वजहें थी और 50 क्यों नहीं लाख रखी करोड़ रुपए थी। की इस पे आज हम irregularity डिबेट कर रहे हैं कि आपने क्यों नहीं रखी, कभी हम उसमें डिस्कशन एक नहीं अलग से होगी। डिबेट कर लेंगे। हमसे आज पूछा क्वेश्चन जाएगा ये क्योंकि उठ हम रहा है जवाब कि देंगे, दिल्ली हम की जनता ईमानदार को हैं, हम ठग जवाब करके देंगे। हमसे पूछा अगर जाएगा, हम उसको जवाब सामने देंगे। रखा जा रहा है हमसे आज, पूछ के और दिखाओ। रखा भी ये किसने, हिम्मत भारतीय मैं जनता चुनौती पार्टी ने। देता हूं, आपके ये किसी काम अगर सवाल का आपने जवाब कर दिया देंगे। होता, कभी जवाब ये नहीं काम अगर देंगे। आपने कर दिया होता, तो शायद इतनी भी सीटें आपकी ना आती। दूसरा क्या पॉइंट क्या रिपोर्ट था रखने के बाद। लक्ष्मण जी सुनिए, दूसरा पॉइंट पे आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी का दूसरा पॉइंट क्या था? इनका पहला पॉइंट यह था कि लेट क्यों करी, दूसरा पॉइंट था कि अरविंद केजरीवाल जी ने पीसी क्यों नहीं करी। कितना इन्होंने बड़ा खुलासा किया, देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने पीसी क्यों नहीं करी, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। यह है शराब घोटाला। अगर सीएजी रिपोर्ट में इनको 25 पैसे का भी कुछ मिल गया होता ना, तो इधर की हूल जलूल बातें नहीं होती डिबेट्स पे, पॉइंट पे बात होती। इतने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, जवाब दो आप क्लियर। आप क्लियर बताओ कि सीएजी रिपोर्ट में क्या एक बार भी इर्रेगुलरिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ, एक बार भी किकबैक का इस्तेमाल हुआ, एक बार भी क्विड प्रो का इस्तेमाल हुआ, एक बार भी सीएजी के साथ बाकी एजेंसियों की भी बात कर रहे हैं। और केवल हम तो उसकी भी बात कर रहे हैं कि आपने विड्रॉ कर ली, अपनी पॉलिसी भी विड्रॉ कर ली। जब पकड़ा गया चोर, जब चोर पकड़ा गया तो अपनी पॉलिसी भी विड्रॉ कर ली। अगर इतने कॉन्फिडेंट होते तो आप ये पॉलिसी सामने रख के बोलते देशव्यापी लागू करनी चाहिए, देशव्यापी लागू करनी चाहिए। आपने वापस क्यों करी बताइए पॉलिसी, आपने पॉलिसी वापस क्यों करी? अरे आपकी बातें अगर 7वीं क्लास के बच्चे को तो आपने दारू के उस ठेके उसके बाहर छोड़ दिए थे, उसको बेचारे को सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। उसके स्कूल के बाद तो ठेका खोल दिया था आपने। उसके पिताजी को 2-2 बोतल हाथ में थमा रहे थे। चलिए, चुनावी लगता है जल्दी का चुनाव अभी तक खत्म हुआ नहीं है। उमेश सहगल साहब, मैं चूंकि आपने सीएजी रिपोर्ट के जो कानूनी पहलू हो उसको काफी अच्छे से समझाया, आपने आप बीच में बोलना चाहते, मैं रोक दिया था उस वक्त। मैं अगला जो चरण आपसे पूछना चाहता हूं कि अब रिपोर्ट यहाँ पे टेबल हो गई है, तो इस रिपोर्ट के टेबल होने के आधार पर, सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे ऐलान किया गया है कि इस रिपोर्ट को कमेटी के पास भेजा जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। तो इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का रोल क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे का एक्शन प्लान क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये इनका कहा जाना कि कोई इरेगुलरिटी पॉइंट आउट नहीं की गई है, गलत है। ये सिर्फ इरेगुलरिटीज ही पॉइंट आउट की गई हैं। ये सारी रिपोर्ट इरेगुलरिटीज के बेसिस पे बनती है। जब नियम कानून फॉलो किए जाते हैं, पैरा नहीं बनाया जाता, फिर वो होता है कि ठीक है वो नियम कानून फॉलो किया गया। ज्यादातर तो नियम कानून फॉलो होते हैं। जब वो फॉलो नहीं होते
तभी ना ये रिपोर्ट में आते हैं आपके पैरा, ऐसे नहीं पैरा बन जाते। दूसरी बात जो आपने बोली कि इस पे सीधा एक्शन नहीं लिया जा सकता, यहां भी आप गलत हैं। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, मुझे अब सेक्शन याद नहीं आ रहा, मेरे 14 सेक्शन है जिसमें मिसकॉन्डक्ट लिखा हुआ है। मिसकॉन्डक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर नियम कानून तोड़े जाते हैं जिसकी वजह से सरकार को नुकसान होता है तो वो मिसकॉन्डक्ट है, और जिसकी वजह से ये नियम कानून तोड़े गए उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट में केस चल सकता है। तो ये 2000 का ये प्रिजम्पटिव लॉस बोल रहे हैं, ये कैसे प्रिजम्पटिव लॉस है? अगर ये नियम कानून फॉलो किए जाते तो ये लॉस नहीं होना था। तो प्रिजम्पटिव ये तो इनकी गलत चीज है। और ये कहते हैं कि जो वो था, जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी 2G के बारे में, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, ये भी गलत है। अभी तक लोग जेल में पड़े हुए हैं। अब केस कब उसमें कोई खत्म हुआ कि नहीं मुझे पता, पर जो कोल केस स्कैंडल था, जो भी प्रिजम्पटिव लॉस था हजारों करोड़ लाखों करोड़ का, उसमें तो कई लोगों को जेल हो चुकी है, कई लोगों की कन्विक्शन हो चुकी है। तो प्रिजम्पटिव लॉस ही होते हैं, एक्चुअल लॉस थोड़ी होता है। कोई पैसा थोड़ी ट्रेजरी से चोरी करके ले जाता है, प्रिजम्पटिव नहीं होते। ये प्रिजम्पटिव नहीं है, ये एक्चुअल लॉसेज हैं। और इस लॉस की वजह से अगर नियम कानून ना फॉलो करने से, जो कि उन्होंने पॉइंट आउट किया, फॉलो नहीं किए गए, ये प्रिजम्पटिव ये लॉस हुआ, तो क्रिमिनल सेक्शन 14 है मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस रजिस्टर होगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी और ये जाएगा, और सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करती है करप्शन केसेस। तीसरी बात जो आपने कही कि पीएससी की क्या रोल है, पीएससी का यही रोल है। पीएससी क्या करेगी? देखिए 3 दफा तो विभाग को आप भेज चुके हैं, ये रिपोर्ट आप भेज चुके हैं विभाग को, और विभाग के कमेंट्स जो हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट करके सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब पीएससी भी उनको बुलाएगी, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये अफसरों को बुलाएगी और उनसे पूछेगी कि ये जो सीएजी ने लिखा हुआ है इस पर आपको क्या कहना है। उसके बाद पीएससी अपनी रिपोर्ट देगी। पीएससी की रिपोर्ट जो होगी वो फाइनल होगी, वो बहुत सीरियस होगी, क्योंकि असेंबली में जाएगी, और असेंबली में अगर वो पास हो जाती है तो उस पर सीधा ही एक्शन ले लिया जाएगा। अब क्रिमिनल केस तो पहले भी शुरू हो सकते हैं। अब क्रिमिनल केस में कोई ऐसा वो नहीं है कि सीएजी की रिपोर्ट की इंतजार कर रही है सीबीआई या ईडी। अगर जो भी लॉस है, कितने केसेस तो पहले चल चुके हैं। तो ये सोचना कि कोई इरेगुलरिटी नहीं है, पॉइंट आउट नहीं किएगी, ये गलत है। प्राइम ऑफिसर ये सारी रेगुलर चीजें ही पॉइंट आउट की जाती हैं सीएजी रिपोर्ट में, इरेगुलरिटी के बेसिस पे। तो बिल्कुल आपने 3 बातें काफी बिल्कुल साफ कर दी कि सीएजी रिपोर्ट के आधार पे आपने 3 बातें बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि आप कानून को समझते भी हैं, सरकारी प्रक्रिया को समझते हैं कि इसमें सीएजी रिपोर्ट के आधार पर सीधे तौर पर मामला दर्ज किया जा सकता है, इस सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर मामला चलाया जा सकता है, और पीएससी की रिपोर्ट अगर आ जाती है और अगर टेबल हो जाता है और सदन स्वीकार कर लेता है तो सीधे तौर पर एक्शन लिया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि जब सीधे इस पर एक्शन लिया जा सकता था, जांच एजेंसियां मामला दर्ज करके शुरू कर सकती थी, तो फिर इसको पीएससी के पास क्यों भेजा गया? क्या भाजपा खास तौर से इस पूरे मामले पे एक्शन के मोड में आएगी, या फिर इसको मामले को लंबा खींचेगी ताकि इसका राजनीतिक फायदा भी यहाँ पर उठाया जा सके? भी एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, इसका जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो यही सवाल लेकर राजीव जेटली जी के पास आऊंगा, फिर बाकी वक्ता भी कुछ बोलना चाहते हैं उनके कमेंट लूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व सेक्रेटरी थे सहगल साहब, उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर सीधे तौर पर भी एक्शन लिया जा सकता है। राजीव जेटली जी, जब एक्शन लिया जा सकता था, कार्रवाई की जा सकती है, मामला दर्ज किया जा सकता है, तो फिर इस मामले को पीएससी के पास भेजना, वहाँ पर बैठकें होंगी, खींचतान होगी, फिर विधानसभा में रिपोर्ट पेश होगी, इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? क्या इसके इरादे कहीं ऐसे तो नहीं है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए? जब तक मामला चलेगा तब तक हेडलाइन बनेगी। देखिए अगर नहीं देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं थी। ये आज आप जो चैनल के ऊपर डिबेट कर रहे हैं या सभी चैनल डिबेट कर रहे हैं, आम आदमी इस बात को डिस्कस कर रहा है कि हम जिस सरकार को बड़ा ईमानदार मानते थे, उस सरकार ने हमारी पीठ में कैसे छुरा घोंपा। तो अगर इस बात को हर आदमी मान रहा है और ये डिस्कशन चल रही है, तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं हम करीब होते चले जा रहे हैं कि जितने भी इनके घोटाले हैं, जो दिल्ली जिनसे अनजान रही, उसको उजागर करना जरूरी है। दिल्ली को बड़े लेट पता चला। दिल्ली की जनता समझती रही कि शायद ये लोग हमारे साथ खड़े, उन्हें नहीं पता था ये बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, जिसका 15-15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसने अपने घर में लगवा के रखा हो, तो उस व्यक्ति को हमने
अपना समझ करके वोट किया था और उसने हमारे किस तरीके से दिल्ली को लूटने का काम किया। अब वो बातें जल्द जनता के सामने आने वाली हैं। वो पीएससी की बात जो आपने अभी करी है, पीएससी में टेबल होगी, उसके बाद और डिस्कशन होगी, लेकिन साइमल्टेनियसली आप ये देखिए ना, हर एजेंसी ने इस बात को माना है कि ये भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के चलते लंबे वक्त इनके सभी इन्होंने कहा हमारे मंत्रियों को उठा के अंदर डाल दिया। अरे भाई, इस देश के अंदर कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके पास नेता है और सभी को उठा करके अंदर थोड़ी डाला जा सकता है। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है और उसके सबूत हमारे पास हैं, एजेंसी के पास, और एजेंसी उसको टेबल करती है, एजेंसी आर्बिट्रेशन में उसको रखती है, तो आपको जेल जाना ही होता है। इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में बोल रहे राजीव जी, तो निवान शर्मा जी मुस्कुरा भी रहे हैं और जवाब देना भी चाहते, लगता है कुछ मजेदार पॉइंट निकाल रखा है निवान जी। निवान शर्मा जी मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या करेंगे? निवान शर्मा जी मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या करेंगे? उन्हें तो पता है उनको नेता कैसा मिला है, उन्हें तो अपने नेता के बारे में पता ही है कि उन्हें पता है कि हमारे नेता तो किसी भी स्तर पर चले जाते हैं। एक मिनट उनको बोलने दीजिए, निवान शर्मा जी को बोलने दीजिए, बैठ करके। अब सुन लीजिए। हाँ, देखिए लक्ष्मण जी, हम तो हार कर भी मुस्कुरा रहे हैं, हम तो 200 केस करवा कर भी मुस्कुरा रहे हैं और ये जीत कर भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखिए, ये है इंसाफ, ये इंसाफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 200 केस कर लिए, 1000 से ज्यादा रेड कर ली, आज तक एक 25 पैसे नहीं ढूंढ पाए क्योंकि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। शराब घोटाला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर एक शराब नीति थी जिसके अंदर बीजेपी के लोगों का करप्शन था, बीजेपी के लोगों का कमीशन था, खुद ही अदालत, खुद ही पुलिस, खुद ही कानून, नई शराब लाके इनका करप्शन, इनका कमीशन खत्म किया। वहां से शुरू किया इन लोगों ने शराब घोटाला, वहां से इन्होंने ये कहानियां शुरू करी और जबरदस्ती पुरानी पॉलिसी को वापस लाए जिनके अंदर इनका कमीशन और भ्रष्टाचार था। ये शराब घोटाला है। आज जिस शराब घोटाले का जिसको ईडी ने किंग बताया था, उससे इन्होंने 60 करोड़ रुपए का चंदा लिया कि नहीं लिया, पूछ लीजिए। बाकी राज्यों के अंदर भी शराब पॉलिसी है, लेकिन इस तरह की हरकतें तो किसी ने नहीं करी। जो खुलेआम आपको दिल्ली जैसी जगह, जो देश की कैपिटल है, चुनौती देता हूं, जवाब देते क्या माहौल बनाया वो दिल्ली की जनता ने देखा। अरे जी, जवाब दो, आप जो सवाल। हर्षवर्धन जी, क्या लगता है सीएजी रिपोर्ट के आधार पर आगे भाजपा की रणनीति क्या रहने वाली है? ये भ्रष्टाचार का मामला लेकर के आगे बढ़ेगी या फिर ये राजनीतिक मुद्दा ज्यादा छाया रहेगा? क्योंकि अभी तो कई सारी रिपोर्ट आनी है और आपने देखा कि सदन में आज क्या, विधानसभा में क्या कुछ होने का आया। 21 के 21 विधायक वहां से उनको कहा गया कि 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जा रहा। हंगामा तो कर रहे थे 1 आध घंटे के लिए, पूरे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। देखिए लक्ष्मण जी, इस रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन है, appropriate action under Delhi Excise Act should be taken against the licensee as well as the official responsible for not taking any action despite the shortcomings। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो ऐसी 8 जगह ये जिक्र किया गया है अलग अलग कि क्या क्या कौन सी चीजें जो सरकार को करनी चाहिए थी और वो नहीं की। इसी रिपोर्ट में अलग अलग जगह ये भी जिक्र मिलेगा आपको कि किस तरह की अनियमितता, इर्रेगुलरिटीज की गई है, और अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी बताया गया है कि किस वाले मद में। जैसे उदाहरण के लिए, ऑडिट एग्जामिन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्साइज सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें बताया है कि ऑब्जर्व सेवरल डेफिशिएंसीज एंड इर्रेगुलरिटी। अब इस तरह की डिटेल्ड इसमें बातें कही गई। सवाल यहां यह नहीं है कि इस रिपोर्ट से भाजपा क्या करना चाहती, इस रिपोर्ट नंबर पर भाजपा इसलिए लेकर आई क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था। जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो कानून के दायरे में होगी। उस पर सीबीआई, ईडी ने केस रजिस्टर किया हुआ है। जहां जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो चुकी हैं, केस शुरू है। अब अरविंद केजरीवाल स्वयं जमानत पर हैं, तो उस मामले में वही होगा। लेकिन हाँ, पब्लिक परसेप्शन के लिए, लोगों को ध्यान दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग निश्चित तौर पर करेगी। बिल्कुल। सर, ये कौन से पेज, ये कौन से पेज नंबर पर इरेगुलरिटीज वाला जो इन्होंने पॉइंट बताया, ये कौन से पेज नंबर पे है सीएजी की रिपोर्ट में? मैं पूछना चाहता हूं जानकारी के लिए। क्या हर्षवर्धन जी पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, प्लीज बताइए, मैं ढूंढ रहा हूं। नहीं मिला ना, इसीलिए कह रहा हूं पढ़ लिख के आया करो निवान भैया, बिना पढ़े लिखे। मेरे पास तो सीएजी रिपोर्ट है पूरी, आप बता दीजिए कहां लिखा है। मैं आपको बताता हूं। अब जो मैंने कहा उसी चैप्टर में, जो एक्साइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर है, उसी में चले जाइए, आपको उसी में मिल जाएगा। और कुछ मत कीजिए,
थोड़ी सी समझदारी करिए। उसके पेज नंबर 8 पर आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 35 पर इरेगुलरिटीज का जिक्र मिल जाएगा, पेज नंबर 51 पर मिल जाएगा, पेज नंबर 52 पर मिल जाएगा, पेज नंबर 77 पर मिल जाएगा, और ये आपको बाकायदा ये डिटेल लिखा हुआ मिला है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपने लैपटॉप पर उसको करिए और ये कीवर्ड सर्च मार दीजिए, आपको मिल जाएगा। इसका मतलब रिपोर्ट बिना निवान जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए, मुझे आशुतोष जी के पास जाना। निवान जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए, 15 पढ़ी ही सेकंड। नहीं है सर देखिए मैं शुरू से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। पहले से 7वें चैप्टर तक जो सुनिए, पहले से जो बात की, पूरा पेज नंबर बताया, पैरा नंबर बताया। मैं वो पेज नंबर खोल लिया, मुझे बताइए कहां पर है। मैंने पेज नंबर 51 की बात करी, 51 नंबर पेज आप बताइए कहां है इस पे। ये मिल जाएगा पेज नंबर 51 मैंने खोल लिया सर। 51 पे क्या बताइए आप। मैंने पेज नंबर 51 खोल लिया, आप बता दीजिए कौन सी इरेगुलरिटी है इस पेज पे। मैं चैप्टर 1 से लेकर 7 तक सारे पढ़ लेता हूँ, चैप्टर 8 भी सारा पढ़ लेता हूँ। आप बता दीजिए कहां इरेगुलरिटी देता हूं। चैप्टर 2 एक्साइज सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, पेज नंबर 9, ऑडिट एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ESCIMS एंड ऑब्जर्व सेवरल डेफिशिएंसीज एंड इररेगुलरिटीज। ये रिपोर्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अरे सर मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, आपने पन्ने पढ़े हुए हैं। रिपोर्ट में है, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंबर 9 पे पुरानी शुरू के पैरा में। खैर इतना डिटेल में मुझे शो का समय खत्म हो रहा है यहाँ पे। आशुतोष जी जिस तरीके से रिपोर्ट पेश करने के बाद, रिपोर्ट में तो सारी चीजें सामने निकल कर आ गई, जो है उस पर बहस भी हम लोग कर रहे हैं, जनता भी जान गई, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट पेश करने के दौरान जो विधानसभा का नजारा था, वो नजारा आपको किस तरफ इशारा कर रहा है? नहीं लक्ष्मण जी, मैं दो चीजों की तरफ पहले जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आऊंगा। बिल्कुल। पहली बात जो ये कहा गया है कि जो कैग की रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट जब असेंबली के पटल पर रखी जाती है, उसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया है कि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाना होता है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसकी एग्जामिनेशन करती है, फिर उसके बाद सरकार से कहती है ATR यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है। ये पूरा प्रोसीजर है, तो सरकार चाहकर भी उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बाईपास नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 2, अभी थोड़ी देर पहले उमेश जी ने, जो हमारे वरिष्ठ भी हैं और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, उन्होंने कहा 2G घोटाले में लोग जेल भी गए, कन्विक्ट भी हुए। सर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, 21 दिसंबर 2017 को स्पेशल CBI कोर्ट ने इस मामले में सारे लोगों को एक्विट किया था। OP सैनी जो स्पेशल जज थे, उन्होंने कहा देयर इज नो एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट indicating any criminality in the acts allegedly committed by the accused person. So I'm sorry sir, please आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। 2G के मामले में एक आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ, जेल लोगों को पहले भेजा गया है। अब इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, 7-8 साल हो गए हैं, अभी तक चैलेंज की प्रक्रिया में ही पड़ा हुआ है। तीसरी बात जो आपने कही है वो बहुत है कि आम आदमी पार्टी ने, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस पूरे मसले पर एग्रेशन दिखाया है, और जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह के मसले पर एग्रेशन दिखाया है, उससे साफ लगता है कि वो अब लड़ाई को विधानसभा के अंदर और बाहर लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। और ये मुझे लगता है कि कम से कम विधानसभा में अच्छी बात है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, सत्ता पक्ष सरकार चलाए, विपक्ष अगर उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती, तो इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं होता, इससे लोकतंत्र मजबूती होता है। भले ही सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला करे, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला करे। बिल्कुल, इससे लोकतंत्र मजबूती जो होता है। राजीव जेटली जी आपके पास आऊंगा इस पर कमेंट लेने के लिए, लेकिन सहगल साहब जो इन्होंने कहा, इस पर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? जो आशुतोष जी ने कहा, नहीं मैं करना चाहता हूं, ये गलत कह रहे हैं। एक आध केस में क्विट हो गए होंगे, मगर जिस तरह यूनिटेक वाला केस है जो 15,000 रुपये इन्होंने पहले ले लिए थे, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस अभी चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी तक इनको बेल नहीं हुआ, जो अभी तक जेल में पड़े हैं। तो अब मुझे पता नहीं है, केस आजकल इंडिया में बहुत लंबे चलते हैं, अदालती प्रक्रिया इतने स्लो है यहाँ की कि केस खत्म कोई हुआ कि नहीं हुआ। बट कोल घोटाला जो था, कोयला का घोटाला जो था, उसमें केस खत्म हो गए हैं। उसमें सचिव लेवल अफसरों को भी 4-4 साल की कैद हो गई है। उसमें भी तो प्रिजम्पटिव लॉस था। लॉस हमेशा प्रिजम्पटिव ही होता है। ये तो एक टर्म ये यूज कर दी गई उन्होंने, एक पर्टिकुलर पार्टी ने शो करने के लिए, जी एक्चुअल लॉस नहीं हुआ। एक्चुअल लॉस क्या होता है? एक्चुअल लॉस वो होता है जो कि आपकी सरकार के पास आना चाहिए था और वो नहीं आया, तो उसको आप कह रहे हो प्रिजम्पटिव है।
अगर आपने टेंडर नहीं इनवाइट किए 2G के, आशुतोष जी, लक्ष्मण जी, अगर आप इनवाइट करते तो इतना पैसा आता है। और जब मैंने सहगल साहब को राजीव जेटली जी मैंने सहगल साहब को वहां पे टोका, क्योंकि सहगल साहब ने पहले कहा था 2G घोटाले को लेकर। मैंने 2G घोटाले की बाकायदा ओपी सैनी जो स्पेशल जज थे उनको पढ़ के सुना दिया। सर आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू सर आई डिड डिस्टर्ब यू। हमने कोल घोटाले की बात नहीं की थी, आपने 2G घोटाले की बात की थी और आपने कहा था 2G घोटाले में लोग कन्विक्ट हुए हैं। मैंने अभी आपको रिपोर्ट पढ़ के सुना दी है, 2G घोटाले में एक आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। अब आप यूनिटेक की बात कर रहे हैं, अब आप कोल घोटाले की बात कर, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने 2G घोटाले बात की। राजीव जेटली जी, थोड़ा इस घोटाले से ऊपर उठा जाए तो जो सवाल मैं लेके गया था आशुतोष जी के पास, उसका जवाब देते उन्होंने कहा भी कि अब सत्ता पक्ष को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि घोटाले सामने आ गए, सीएजी रिपोर्ट सामने आ गए, जो आप लोगों के शब्दों में कहते घोटाले सामने आ गए, तो अब विपक्षी पार्टियां थोड़े बहुत हंगामा तो करेगी। अभी भी हारी है ताज़ी, तो इतना कठोर एक्शन लेने की जरूरत क्या है कि आज हंगामा के 3 दिन तक के लिए बाहर कर दी निकाल के उन सबको? क्या इतना ही आक्रामक रहेंगे आगे भी? नहीं, जिस अब तो सत्ताधारी पार्टियां नहीं बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा विपक्ष मिले, ईमानदार विपक्ष मिले, जनता के मुद्दे उठाए, अपने निजी स्वार्थों को छोड़े, झूठ ना बोले, बच्चों की कसम लगाए। बच्चों से जुड़ा है देश, पूरा दुनिया। देखिए आप एक छोटे अगर एनिमल चैनल भी देखेंगे ना, वहां पर भी बच्चों के लिए अपनी मां सेक्रीफाई हो जाते हैं, पिता सेक्रीफाई हो जाते हैं। एक छोटी सी राजनीति के लिए इतना मत करिए। हम चाहते हैं अच्छे लोग हमारे साथ आए, हमारे को रचनात्मक भूमिका निभाएं, हमारे सामने कोई ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे हम अपने आप को और बेहतर कर पाए। तो ये तो हम कहेंगे कि हमारे साथ होना चाहिए, हमारे साथ भी सामने भी एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ये अपना स्तर को इतना ना गिराए कि जनता भी आप पर विश्वास ना करे और हम भी आपके कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं आपसे अपनी दूरी बनाते चले जाएं। तो इसलिए कह रहे हैं आपको कि अच्छी भूमिका निभाएं, हम भी चाह रहे हैं और जनता भी चाह रही है, लेकिन इस तरीके के अच्छी भूमिका निभाएं, आप भी चाहते हैं, जनता भी चाह रही है। निवांश शर्मा 15 सेकंड, हमारे पास समय खत्म हो रहा है, मैं शो को वाइंड अप करने जा रहा हूं, चूंकि इशारा करने इसलिए मैं आपके पास आया हूं। बीजेपी का मकसद केवल और केवल झूठी कहानियां सुनाना है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। सीएजी रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, ना 2 साल में ये 1 रुपए की रिकवरी ढूंढ पाए। शराब घोटाला किया है भाजपा ने हरियाणा में, गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, और SIT की रिपोर्ट है। इनका झूठ है वो जनता के सामने जरूर एक्सपोज होगा एक दिन। आप नहीं खा पाएंगे, बस अपनी बात निपटा देंगे इस बात। अब अपनी बात अब यहीं खत्म करिए, शो का समय खत्म हो रहा, लेकिन काफी अच्छी चर्चा रही, आप लोगों ने काफी तथ्यों के साथ सामने रखा अपनी बातों को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।